सीआरपीसी का सेक्शंस स्टार्ट करेंगे हम लोग कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आज से हम सीआरपीसी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक निकाल लें। क्या क्या इसमें रीड करना है, आप लोग को बेसिक दिख रही है। जी सर। अब कुछ चीज़ें जो आप लोग जानते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ये इसमें दिया गया है कि एक्ट नंबर कौन सा है। तो ये 1974 का एक्ट नंबर 2 है। 1974 का एक्ट नंबर 2 है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम ऐसा बोलते हैं कि ये एक्ट नंबर 2 है, संख्याक 2 है, इसका मतलब 1974 के साल में ये दूसरी ऐसी एक्ट या विधेयक था जो पेश किया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है, यानी कि 1974 के वर्ष में ये दूसरा एक्ट था। इससे पहले कोई और एक्ट पेश किया गया हो, चाहे वो लॉ से संबंधित हो या किसी और से संबंधित हो। तो हमको एक्ट नंबर 2 ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद इधर आ जाने पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको परमिशन कब मिली थी। तो 25 जनवरी 1974 को इनको परमिशन मिली थी प्रेसिडेंट से। ठीक है, 1974 में परमिशन मिली थी, ध्यान रखेंगे। ये एक्ट का नाम है 1973, बट परमिशन मिली थी इसको 1974 में, क्योंकि 1974 में पेश किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब आप सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस पढ़ेंगे तो आपको ये दो वर्ड वहां पर कॉमन मिलेंगे। इस एक्ट का यूज, इस कोड का यूज क्या करने के लिए है, समेकन और संशोधित करना है। समेकन मीन्स क्या होता है, कंसोलिडेट। समेकन का मीन्स क्या होता है, कंसोलिडेट, टू कंसोलिडेट। समेकन जो होता है वो कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, समेकन का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग एविडेंस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कंसोलिडेट और एविडेंस का मतलब होता है, या कंसोलिडेट समेकन का वास्तविक अर्थ होता है कि सभी लोगों को अपने आप में समेट लेना। यानी कि सीआरपीसी, ये सीआरपीसी जब लागू हो गई हमारी, तो इसके बाद क्रिमिनल के प्रोसीडिंग से रिलेटेड सिर्फ यही कोड काम करेगा, ऑब्वियसली जिसके बारे में इसका प्रावधान है। अब जैसे लिमिटेशन एक्ट का क्या प्रोविजन है, तो वो तो काम करेंगे ही वहाँ, बट इसमें यही काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है समेकन का मतलब। और ध्यान रखेंगे कि समेकन वर्ड जो है वो सिर्फ और आपको तीन ही जगह पर मिलता है, जिसमें से सीआरपीसी भी है। सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस का मिलता जुलता प्रोविजन है, बट जो परिभाषा दी गई है, जो प्रिम्बल दिया गया है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका जो एविडेंस एक्ट है उसमें एक और वर्ड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें थी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आप यहीं पर किसी भी एक्ट को पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पर ही आप लिख लें कि ये एक्ट में कुल कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, और कुछ ऐसे मेजर चीज है, कुछ एक दो पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बिना कोई कंफ्यूजन का। कि उसमें यहाँ पर ही आप लिखेंगे कि इसमें टोटल जो है वो 37 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, और तो 484 धाराएं हैं। इससे ये चीजें आपको याद करनी बहुत आसान रहेगी। और ऑब्वियसली अनुसूची यानी शेड्यूल जो है वो हमारे पास दो है यहाँ पर। क्या है ये ऑलरेडी हम कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। और भी कुछ तात्विक चीज अगर ध्यान रखना है आपको तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, जो मेजर मेजर चीजें हैं। सेक्शन नंबर 1, किसी भी एक्ट या कोड का सेक्शन नंबर 1 जो है वो ये बताता है कि उस एक्ट का नाम क्या है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, हम उससे सबसे पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो। उसी प्रकार जब कोई एक्ट भी होता है, हम जो कोई एक्ट पढ़ते हैं, जो कानून पढ़ते हैं, तो उसका सबसे पहला धारा जो है वो यही बताता है कि उस एक्ट का नाम क्या है, विस्तार क्या है, और वो क्या काम करेगा। मोटे तौर पर अगर कुछ ऐसा है तो वो कंटेंट कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है उसका, ये सब चीज हमको सेक्शन 1 बताता है। इसका एकमात्र अब बात कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत बाद में यानी कि अंतिम के अनुच्छेदों में दी गई है कि प्रोविजंस क्या है। इसका नाम दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी 1973 है। और ये जो है
संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर का क्लाउजेज अब यहाँ पर हट गया है, तो इसको हमको नहीं रीड करना है। ये पुरानी पीडीएफ है, इसलिए इसमें इसको दिख रहा हो आपको 31 दिसंबर, ठीक है, 2019 से हमारे जो भी कानून हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गए हैं। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल राज्य था वो, इसीलिए वहाँ पर हमारे इंडिया के कानून लागू नहीं होते थे जब तक कि वहाँ का जो विधानसभा है वो उसको अलाउ ना कर दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है संपूर्ण भारत पर होल ऑफ द इंडिया है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है जो यहाँ पर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 ये सिर्फ नागालैंड और जनजाति क्षेत्र है, जिसमें असम आता है। यहीं पर आप असम लिख लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। असम, नागालैंड और असम इन दोनों जगहों पर केवल यही अप्लाई होते हैं, यही चैप्टर्स अप्लाई होते हैं, और कोई भी चैप्टर्स अप्लाई नहीं होते हैं। कल के क्लास में मैंने आप लोग को बताया है कि नागालैंड में लागू नहीं होने का रीजन क्या है, वहां पर उनका समान प्रशासन चलता है। ठीक है, वहां पर उनका समान प्रशासन चलता है, इसीलिए उसको हम यहाँ पर लागू नहीं करते हैं। वहाँ पर हमारे सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनका जनरल और समान सरल प्रशासन जो है वो चलता है, इसीलिए वहाँ पर हमारा सीआरपीसी, पूरी सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है। यही स्थिति सीपीसी के साथ भी है। सीपीसी कंप्लीटली वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और सीआरपीसी जो है वो यहाँ पर 8, 10 और 11 चैप्टर्स ही वहां पर लागू हैं। ये चीज यहाँ पर दी गई है कि अगर राज्य सरकार चाहे, कौन सी राज्य सरकार, नागालैंड और असम की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड नागालैंड, अगर वो चाहें तो उसको राजपत्र पर, ऑफिशियल गजट पर लागू कर सकते हैं कि हम और भी चीजों को लागू करेंगे। ठीक है, तो नागालैंड और असम की सरकार चाहे तो वहां भी लागू कर सकते हैं। ऐसा हमारे इस सेक्शन में बता दिया गया है क्लियरफाई करके, जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनजाति किसको बोलते हैं ये सब हमारे कंटेंट की चीज नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि ये 1 अप्रैल 1974 से लागू होगा, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि कब से लागू है, तो 1974 के 1 अप्रैल से ये लागू है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड में सीआरपीसी का केवल 8, 10 और 11, 8, 10 और 11 ये चैप्टर्स ही एप्लीकेबल हैं, और बाकी के चैप्टर्स वहां पर लागू नहीं होते हैं। यही स्थिति जनजाति क्षेत्र यानी असम में भी है। सेक्शन 2 वो बताता है डिफिनेशन क्लाउज की परिभाषा खंड में क्या क्या चीजें हैं। ध्यान रखेंगे किसी भी एक्ट या कोड का जो परिभाषा खंड होता है, डिफिनेशन क्लाउज होता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी में। तो उसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। किसी भी चीजों का परिभाषा का मतलब क्या होता है, परिभाषा या डिफिनेशन का मतलब होता है उस चीजों की परिभाषित करना। जो वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे उस एक्ट में या कोड में यूटिलाइज होंगे, यूज होंगे, उनको स्पष्ट कर दिया गया है, उसी को परिभाषा कहते हैं। एक और टर्म देखते हैं आप, निर्वचन। कहीं कहीं आपको मिलेगा निर्वचन खंड, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लाउज बोलते हैं इसको। जैसे कि आपका कौन, जो आपका इविडेंस है, सॉरी, इविडेंस में आप देखेंगे कि वहां पर निर्वचन खंड यूज किया गया है, परिभाषा नहीं दी गई है। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इनमें भी आपको दिया गया है, वो निर्वचन खंड है, इंटरप्रिटेशन क्लाउज है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, थोड़ा समझने के लिए सिर्फ समझते हैं। निर्वचन खंड या इंटरप्रिटेशन क्लाउज उसमें भी परिभाषा रहते हैं, और परिभाषा खंड या डिफरेंशिएशन क्लाउज में भी परिभाषा है। बट ये वर्ड यहाँ पर परिभाषा और यहाँ पर निर्वचन क्यों है, इसका कारण सिर्फ इतना है कि परिभाषा अपने आप में नॉर्मली कंप्लीट होते हैं, लेकिन निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज अपने आप में नॉर्मली कंप्लीट नहीं होते हैं। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो निर्वचन खंड में उस शब्दों का पूर्ण व्याख्या नहीं होता है, जबकि परिभाषा में उन शब्दों का पूर्ण व्याख्या होता है। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डिफिनेशन क्लॉज का वर्ड में अंतर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जमानती अपराध और अजमानती अपराध।
ध्यान रखेंगे कि 2A सर में। एक बार रिपीट हाँ, कीजिए ना सर। मतलब डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन क्लोज। interpretation clause is not exhaustive in itself, but definition clause is normally exhaustive in itself। तो परिभाषा खंड या डिफिनेशन क्लॉज अपने आप में पूर्ण या कंप्लीट होता है, जबकि निर्वचन खंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, कुछ शब्द हो सकते हैं जो कंप्लीट हो, बट नॉर्मली निर्वचन खंड वाले चीजें जो वर्ड डिफाइन किए होंगे तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते अपने आप में। क्लियर है? 2A ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस में से वन है। मतलब कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिनको बिल्कुल अच्छे से वर्ड बाय वर्ड आपको अच्छे से आत्मसात करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिस ना हो, ऑब्वियसली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये कुछ ऐसे नाम हैं, वर्ड हैं, जो जिंदगी भर आपको दोहराने पड़ेंगे, इसलिए उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो 2A में बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ये चीज ध्यान रखेंगे, बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों वर्ड को एक ही सेक्शन में डिफाइन किया गया है। जमानती अपराध कौन है? बेलेबल ऑफेंस क्या है? वे अपराध हैं जिनको प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे जो सीआरपीसी है उसमें दो शेड्यूल, दो अनुसूचियां हैं। तो पहला अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण मिलता है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस होने से क्या मतलब है कि जो अपराध हैं वो संज्ञेय हैं, असंज्ञेय हैं, जमानती हैं, अजमानती हैं, और उसका ट्रायल कौन सा न्यायालय करेगा, कौन सा न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, कौन से न्यायालय, कौन से मजिस्ट्रेट उसका सुनवाई करेंगे, ये चीजें हमको फर्स्ट शेड्यूल में मिल जाएगी। बहुत अच्छे से वहां पर बता दिया गया। ध्यान ये भी रखना है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ आईपीसी के लिए है। दूसरे एक्ट की बात, यानी कि पोस्को में जमानती है कि अजमानती है, एससी एसटी एक्ट जमानती है कि अजमानती है, ये हमें सीआरपीसी नहीं बताता है। इसके लिए प्रोविजन हमारे उसी एक्ट में मिल जाएगा। तो जो ऐसे अपराध जिसको प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया है वो जमानतीय हैं, वो बेलेबल ऑफेंस है। या फिर किसी अन्य विधि, तो अन्य विधि का मतलब ये पोस्को, एससी एसटी एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो भी जितने दुनिया भर के एक्ट हैं हमारे, एक्सेप्ट आईपीसी, आईपीसी को छोड़कर, क्योंकि आईपीसी का साफ साफ प्रावधान सीआरपीसी में किया गया है। लेकिन आईपीसी से भिन्न जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी लॉ हैं, जो पीनल एडवोकेट लॉज हैं यानी कि दंड विधियां हैं, उनका प्रोविजन में साफ साफ उन्हीं एक्ट में लिख दिया गया होगा कि ये अपराध जमानती है, ये अपराध अजमानती है। ठीक है, तो उसको जमानती मान लेंगे। जो या तो प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है जमानती रूप में, या फिर किसी और विधि में साफ साफ लिख दिया गया है कि ये अपराध जमानती है, तो उस कंडीशन में जमानत मिलेगा और बेल मिलेगा। ठीक है, जमानती अपराध का मतलब क्या है कि हमें जमानत मिल जाएगी, ऐसा पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा भी मिल सकता है। अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, मतलब कि जो जमानती नहीं है वो अजमानती है। दी ऑफेंस विच आर नॉट बेलेबल इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का प्रावधान क्या होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें, नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें हमें बेल लेने का राइट नहीं होता है। तो एक बेलेबल ऑफेंस हो गया आपका जमानतीय, और एक नॉन बेलेबल हो गया। इसमें क्या है, कोई भी जमानत दे सकता है, पुलिस भी और मजिस्ट्रेट भी। और यहाँ पर जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन करेगा, केवल और केवल मजिस्ट्रेट को, वो भी उनका विवेकाधिकार है, वो भी उनका डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो देना चाहे नहीं देना चाहे, बहुत सारे कंडीशन से। 437 38 ये सब उससे करेक्टेड चीजें हैं। 437 में ये देखेंगे हम कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। अभी सिर्फ ये समझ लें कि बेलेबल ऑफेंस जो होता है उसमें जो है बेल मिलना अधिकार है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड कोट करना चाहूंगा, जो एक जस्टिस ने बोला था, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, लिखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को मेंस राइटिंग करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा था
मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश। मो... हाँ बोलिए अभिनव जी। कृष्ण अय्यर। आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, आप टाइप करके भेज सकते हैं। मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कृष्ण अय्यर ने कहा था कि जमानत एक नियम है, जमानत एक नियम है, जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लें। बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, किसने कहा था? कृष्ण अय्यर जो न्यायाधीश थे, जस्टिस थे, इन्होंने मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश के केस में कहा था जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। क्योंकि मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री मेंस इंटरव्यू में इन दोनों पोर्शन से, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जमानती और नॉन जमानती से, ये अपराध क्या है, उसके संबंध में ये चीज जानना जरूरी है कि इसमें क्या बोला गया था। जब आपसे कभी मेंस से पूछा जाए तो इस केस को निश्चित रूप से बोलेंगे और लिखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध होने का मतलब, हमको कोई अपराध चाहे वो आईपीसी में हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो जमानती है कि वो अजमानती है? हम सेकेंड, जो फर्स्ट शेड्यूल जो है, प्रथम अनुसूची जो है, उसको हम चेक करेंगे। प्रथम अनुसूची को हम चेक करेंगे कि जैसे 379 क्या है, जमानती है और अजमानती, तो हम वहां चेक करेंगे। उसी प्रकार जो अदर लॉ है, जितने भी पोस्को एससी एसटी एक्ट, उसमें ही लिखा हुआ है कि वो जमानती है या अजमानती है। तो क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई रूल है जिससे हम पता कर सके कि कोई अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमको याद नहीं है? मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिया गया कि 379 जमाती है और जमाती है, तो आप क्या करेंगे? बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? तो यहाँ पे ट्रिक है जो 99% फॉलो करता है। कोई भी ऑफेंस जो बिलो 3 इयर्स है, यानी कि 3 साल से कम के अपराध जो होंगे जिनका दंड 3 साल से कम का होगा, वो बेलेबल है। और 3 साल से एबव का जो होगा, 3 साल से अधिक होगा, वो नॉन बेलेबल है। ठीक है, ये रूल है जो 99% कवर करता है। मैं बता दूं 99%, 100% क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक आध हम डिस्कस कर लेते हैं समझने के लिए। 506, क्या है 506 आईपीसी में? 506 जान सर। से मारने की धमकी देना। अंक दोनों चीजें हैं, धमकी धमकी देना ये। देना। हाँ, धमकी देना और जान से मारने की धमकी देना, दोनों चीजें। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ हैं, एक में धमकी देना है और एक में जान से मारने की धमकी देना है। तो इसमें साथ साथ सजा है। ध्यान अगर आप देंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के लिए, यानी कि जिसमें सिर्फ धमकी है सजा 2 साल है उसमें भी, और जिसमें 7 साल है उसमें भी, दोनों में ही ये बेलेबल ऑफेंस ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा रूल काम नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे उसी प्रकार 379 को आप पढ़ेंगे तो वो 3 साल का है पनिशमेंट उसमें, और वो नॉन अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि ये रूल 99% अप्लाई करेगा। बट कुछ इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, 2 4 सेक्शन आपको आईपीसी में मिल जाएंगे जो भले ही उनके सजा ज्यादा है लेकिन वो जमानती है।
ठीक है। या हो सकता है भले ही सजा कम हो लेकिन वो अजमानती हो, तो ऐसा एक आध एक्सेप्शन मिलेगा। ओवरऑल ये ट्रिक काम करेगा। तो क्या समझा हमने? बेलेबल ऑफेंस किसको कहेंगे? जिसको प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल के रूप में बताया गया है। और अजमानती कौन है? जो, जाहिर सी बात है, अजमानती लिख दिया गया है वहीं पर, वो अजमानती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर। पूरा का पूरा आपका सीआरपीसी का बेस इसी डिफिनेशन क्लॉज पर होगा। इसलिए हम लोग थोड़े इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन है आरोप, चार्ज। व्हाट इज आरोप, व्हाट इज चार्ज? ठीक है। चार्ज या आरोप क्या है? सच बताऊं तो ये एक लाइन का डिफिनेशन आपको याद करने में बहुत तकलीफ देगा। ये बिल्कुल एक लाइन का डिफिनेशन है जो मेंस में आपको याद रखना होता है, प्रीलिम्स में भी याद रखना होता है, बट ये एक लाइन की डिफिनेशन आपको बहुत जल्दी याद नहीं होगी। इसके वर्ड ही इस प्रकार से क्लिष्ट है कि आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आरोप या चार्ज क्या होता है? आरोप या चार्ज होता है, इसका फॉर्मेट हमें फॉर्म नंबर यानी प्रारूप संख्या 32 में मिलती है। प्रारूप मतलब क्या होता है कि हमारे सेकेंड शेड्यूल में जो आप पढ़ रहे हैं उस बेरेक्ट में देखेंगे तो पहले टोटल 484 धाराएं हैं। 484 धाराओं के बाद प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल है, जिसमें अपराधों का वर्गीकरण है, कौन से अपराध संज्ञेय हैं, असंज्ञेय हैं, बेलेबल या नॉन बेलेबल है, वो चीजें दी गई हैं। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल द्वितीय अनुसूची आती है। उसमें बताया गया है कि आरोप यानी कि चार्ज कैसे लिखा जाएगा। तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। सम्मन कैसे लिखा जाएगा, वारंट कैसे लिखा जाएगा, कुर्की का ऑर्डर कैसे होगा, तो इन सभी चीजों को वहां पर साफ साफ लिखा गया है। जब वहां पर आप क्रम संख्या 32 में जाएंगे, फॉर्म संख्या या प्रारूप संख्या 32 में जाएंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा चार्ज। वहां पर चार्ज के आपको तीन टाइप्स मिलेंगे जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे क्योंकि बाद की चीजें हैं। उसके बाद ये जो है 211 से 224 तक चैप्टर संख्या कितनी है? 17 में हमको ये मिल जाती है। तो ये आरोप को रीड विथ करना है हमको चैप्टर नंबर 17 से 211 224 के बीच में बहुत डिटेल्ड में। अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझे कि आरोप यानी कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ अपराधों की एक लिस्ट होती है जिसका अभियोग अभियुक्त पर होता है। हम अभियुक्त पर कौन कौन से सेक्शंस धाराएं अपराध लगा रहे हैं उसकी एक जानकारी है, ये आरोप होता है। आरोप बनाने का उद्देश्य क्या है? पहली बात कि आरोप बनाने का उद्देश्य क्या है कि हम फिक्स कर लेंगे कि बहस इन्हीं चीजों पर होगी, यानी विवादक हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि अभियुक्त को जानकारी होगी कि उस पर किस किस चीजों का आरोप है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो चोर है उसका डेली का काम है चोरी करना, तो डेली तो वो पकड़ाएगा नहीं। जिस दिन वो पकड़ाएगा उस दिन का उस पर आरोप बनेगा। तो उसको साक्ष्य सिर्फ उस दिन का देना है जिस दिन उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके पहले वाले दिनों में उसने जितनी चोरियां की है उस चीज का साक्ष्य उसको नहीं देना है। तो अभियुक्त को पता चले कि उस पर किस चीज का अपराध है, इसी को हम बोलते हैं आरोप। ध्यान रखेंगे इसीलिए आरोप जो बनाया जाता है वो अपराधी को समझने वाले लैंग्वेज में बनाया जाएगा। नॉर्मली न्यायालय की भाषा में होती है, लेकिन हमारे पास कोई तमिलनाडु का आ जाए, ठीक है, कर्नाटक का आ जाए, तो उसको उसके लैंग्वेज में भी समझाना पड़ेगा आरोप को, ये मजिस्ट्रेट का काम है। तो आरोप जो होगा वो न्यायालय की भाषा में होगा। आरोप में उस अपराधों की विशिष्टियां होती है जिसका किसी अभियुक्त एक्यूज पर अभियोग हो, यानी कि जो जो सेक्शंस अभियुक्त पर लगाए जाएंगे उसका नाम होगा आरोप में। ध्यान रखेंगे कि जो भी अपराध आपने आईपीसी में पढ़ा होगा तो आईपीसी में नॉर्मली दो सेक्शन दिए जाते हैं। जैसे 378 ये क्या है? चोरी का डिफिनेशन देता है, व्हाट इज थेफ्ट। लेकिन आप जहां भी देखें, चाहे एफआईआर में देखें, चाहे चार्ज में देखें, चाहे जजमेंट में देखें, वहां पर हम दंड वाले सेक्शन का प्रयोग करते हैं, परिभाषा वाले सेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। परिभाषा वाले सेक्शन का प्रयोग सिर्फ ये समझने के लिए किया जाता है कि किस सेक्शन के अंतर्गत वो अपराध बनेगा या अपराध के पूर्ण होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमें जो आरोप की परिभाषा दी गई 2B में सीआरपीसी में, ये एक परिपूर्ण डिफिनेशन नहीं है। ये नहीं बताना चाह रहा है कि आरोप किसे कहते हैं, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि आरोप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये दो ही बता रहे हैं, एक से अधिक शीर्ष हो या फिर कोई भी शीर्ष हो, सिंगल हेडेड या डबल हेडेड। ये आप लोग जो प्रैक्टिशनर है वो समझते होंगे। सिंगल हेडेड का मतलब क्या होता है, एक से अधिक शीर्ष मतलब क्या होता है, दो सेक्शंस लगा हुआ है, दो अपराध। अगर किसी अपराधी पर दो अपराध या दो सेक्शंस लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे डबल हेडेड, यानी एक से अधिक शीर्ष। और किसी पर सिर्फ सिंगल धारा या सिंगल अपराध लगा होगा तो उसको एक शीर्ष अपराध करते हैं, इसको दो शीर्ष अपराध करते हैं, इसको एक शीर्ष अपराध करते हैं। और एक और होता है जो पूर्व दोष सिद्धि के मामलों में आता है। तो तीन प्रकार के चार्ज बनते हैं। आरोप कौन बनाएगा, ऑब्वियसली न्यायालय के द्वारा बनाया जाएगा। और न्यायालय के द्वारा बनाने के बाद वहां से ही आपको इविडेंस एक्ट का जरूरत पड़ेगा। इविडेंस एक्ट का जरूरत आरोप बनाने के बाद, चार्ज बनाने के बाद ही प्रयोग में लाया जाएगा। उसके पहले इविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रयोग सीआरपीसी में नहीं होगा। एक और बात जान ले कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम नियम ही एक ऐसा लॉ है इन तीनों चारों में जिनका प्रयोग केवल न्यायालय के अंदर होता है, न्यायालय के बाहर इविडेंस एक्ट का कोई प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सीआरपीसी का प्रयोग न्यायालय के बाहर पुलिस स्टेशन में भी होता है। सम्मन इशू होगा, वारंट इशू होगा, कुर्की होगा, अरेस्ट होगा, जमानत होगा, मेडिकल होगा, सभी चीजों में जरूरत पड़ता है सीआरपीसी का, कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के बाहर भी। लेकिन एविडेंस एक्ट का जरूरत केवल और केवल कोर्ट के अंदर पड़ता है, वो भी तब जब आरोप की विवेचना हो गई हो सीआरपीसी में। तो सिविल मैटर में भी विवादकों की विवेचना के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सर तीसरा प्रकार कौन सा बोला, सिंगल हेडेड, डबल हेडेड एंड? जो पहले से प्रायर कन्विक्शन हो जाता है ना उसके बाद, यानी कि पहले किसी ने चोरी की है और फिर दोबारा वो वही काम करता है, तो उसमें उसको लिए अलग से चार्ज बनते हैं। तो चार्ज का तीन टॉपिक से जो 32 नंबर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो उसमें सिंगल हेडेड, डबल हेडेड वो होते हैं। और उसके बाद होता है चार्जेस फॉर थेफ्ट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन के बाद फिर से जो है कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17, उन दोनों अपराध का रिपीट करने में व्यक्ति को अधिक पनिशमेंट मिलता है। पिछले बार अगर पहले से कोई दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्टेड हो चुका है, तो उसको दोबारा वही अपराध करे तो उसको ज्यादा सजा मिलती है। ठीक है। बाकी चार्ज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे 17 में, तो और वहां डिस्कस करेंगे। तो चार्ज का मतलब यहाँ पर सिर्फ बताया गया कि कितने हेड्स वाले चीजें होंगे। एक डबल हेडेड हो सकता है, एक से अधिक हेड होगा, और एक सिंगल हेड भी हो सकता है। यही चीज यहाँ बताएगी। कोई प्रॉपर डिफिनेशन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है।